skill idea, an idea toward success. यानी उसको खा पी जाते ये सब कर देते हैं। तो इसलिए इस संतुलन बनाए रखने के लिए खाद्य श्रृंखला में क्या है, वन प्राणियों की है क्या बोल रहे हैं, निर्भर है। आए समझ में, यानी संतुलन बनाए रखने के लिए। आए समझ में कि नहीं? आप देखिए वन प्राणियों का क्या, क्या वन प्राणियों का पारिस्थितिक संतुलन में महत्व। किसका महत्व? पारिस्थितिक संतुलन में महत्व। हर जीव का प्रकृति में एक कार्य होता है कि नहीं? आपका भी जीवन आया है तो इसका भी कोई ना कोई कार्य होगा, कोई ना कोई लक्ष्य होगा। गिद्ध मृत पशुओं को खाकर वातावरण को साफ करता है। जो गिद्ध होता है वो क्या करता है, मृत जीवों को क्या कर देता है, मृत पशुओं को खाकर वातावरण को साफ करता है। आप ध्यान समझिएगा कि कोई, अब मान लीजिए हम लोग तो मनुष्य को केवल दफना सकते हैं चाहे जला सकते हैं। अगर ये नहीं है, गिद्ध नहीं होंगे, अब मान लीजिए कोई जानवर डेथ हो गया, किसी जानवर का क्या हो गया, कोई जानवर मर गया, तो वो उसके लिए तो हम तो लोग जाते नहीं है, लोग जाके उसको समाधि दे देंगे लोग, है कि नहीं? हम लोग क्या करते हैं, वो उसको ऐसे ही हम लोग आप ध्यान समझिए। अब हम लोग क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ देते हैं। अब उसको छोड़ देते हैं तो उसको कौन खाता है? गिद्ध। गिद्ध अगर उस चीज को खाएगा तो क्या करेगा, पर्यावरण को क्या करेगा, संतुलन बना रखेगा। क्यों? इससे अनेकों प्रकार के गैस दुर्गंध निकलेंगे जो हमारे वातावरण को क्या करेंगे, असंतुलित करेंगे। आया समझ में कि नहीं? आप ध्यान समझिएगा। मधुमक्खियां परागण में मदद करती हैं। पक्षी बीज फैलाते हैं। आप देखिए मधुमक्खियां परागण में मदद करते हैं। परागण नहीं समझते हैं? जब आप बायोलॉजी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, बायोलॉजी पढ़ेंगे, तब पेड़ पौधे की बीज जैसे तैयार होते हैं। यानी पेड़ पौधे होते हैं चाहे फूल होते हैं, उनके परागण में देखते हैं कि एक फॉर एग्जाम्पल इसको समझते हैं। हम ड्राइंग उतना मेरी अच्छा नहीं है, फिर भी हम आप लोग के लिए कुछ ना कुछ ट्राई करते रहते हैं। क्या करते हैं? ट्राई थोड़ा करते हैं। हमको उतना फूल बनाने नहीं आता है, फिर भी आप लोग के लिए बना देते हैं। ठीक है, गुलाब का फूल बना दिए, अच्छा बना दिए। अब ध्यान से, उतना मेरा अच्छा नहीं है ड्राइंग, है क्या, मैं ड्राइंग का एग्जाम हम कभी देते नहीं थे जीवन में। एक चीज बनाने आता था, एक भारत का झंडा, क्यों, भारत के नागरिक है, ठीक है। आए वो आम बनाने आता था, घर तो इजी था ना जिसमें हम रहते थे। आए वो आम बनाने आता था, ठीक है। आप 5 का कुत्ता बनाने आता था, बस यही सब चीजें। आप ध्यान समझिएगा कि ये एक पौधा फूल ले लेते हैं, तो मधुमक्खियां क्या करती है, इसके शहद को चूसती है, ठीक है। एक और ये मान लीजिए स्त्री केसर है। कैसा केसर है? स्त्री केसर, यानी महिला है, महिला फूल है। कैसा फूल है? यानी स्त्री फूल है। मान लिया कि इधर पुरुष फूल है, ठीक है। तो ये क्या करती हैं कि एक दूसरे में निषेचन की प्रक्रिया कराती है, ठीक है। क्या इसकी प्रक्रिया कराती है? निषेचन की प्रक्रिया कराती है, जिससे एक नए पौधे का क्या होता है, विकास होता है। जिससे क्या होता है, नए पौधे का विकास होता है। इसलिए क्या, मधुमक्खियां यानी किसी भी फूल या पौधे की क्या प्रजातियों को बढ़ाने में इस सब का क्या है, योगदान है। आया समझ में कि नहीं, कोई दिक्कत? वन्य जीव आर्थिक महत्व में थोड़ा समझते हैं। वन्य प्राणियों का आर्थिक महत्व क्या है? वन्य जीव पर्यटन को बढ़ावा देते हैं, नहीं देते हैं? घूमने जाते हैं हम लोग, हाँ। राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, टाइगर रिजर्व, अभी आ गया टाइगर रिजर्व। बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व कहाँ है? ओ अयाज पांडे, कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में, ठीक है। वैज्ञानिक महत्व थोड़ा समझते हैं। टाइगर रिजर्व से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है, नहीं मिलेगा? मान लीजिए कि अगर यहाँ पे हम, जैसे पटना जू है, पटना चिड़ियाघर है, तब पटना चिड़ियाघर में अगर टाइगर आएगा, गेंडा आएगा, अलग अलग जानवरों की प्रजाति आएगी, तो लोग उसको क्या देखने के लिए नहीं जाएंगे? केवल आप बुक में पढ़ते हैं कि टाइगर ऐसा होता है,
यही ना। पर वहां पे आप लोग जाके देखेंगे कि सर टाइगर था, आया था सर, आया है पटना जू में। हम मारेंगे इधर से। आप ध्यान समझिएगा। तो वहां पर जाइएगा तो वहां पे लोगों को, वहां के स्थानीय लोग, ओ क्रिस थोड़ा सा, ओ, तो वहां के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वहां के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा क्या? क्योंकि वहां जाने के लिए आप तो पैदल पैदल जाएंगे नहीं, एक टेम्पू भाड़ा करेंगे, टेम्पू लेंगे, ठीक है। अगर आप दूर क्षेत्र के हैं तो आप ट्रेन से जाएंगे कि नहीं? तो वहां के आप ट्रेन से जाएंगे, फिर वहां जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो खाएंगे पिएंगे, तो वो क्या करेंगे, वहां के लोगों को क्या मिलेगा? तो रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब देखिए वैज्ञानिक महत्व में वन प्राणियों का महत्व क्या है। वन्य जीव और वनस्पतियों का अध्ययन, चिकित्सा, कृषि, जैव तकनीक और पर्यावरण विज्ञान के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है कि नहीं? अब क्या करते हैं वैज्ञानिक लोग, क्या करते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं, ठीक है, उस पर क्या करते हैं, शोध करते हैं। तब क्या करते, एक अब मान लीजिए कोई भी दवा बनता होगा, कोई भी दवा मान लेते हैं, मेडिसिन बनती है, हाँ, तो जब तक उस पर सोचते नहीं होंगे, हम लोग तो है नहीं, हम लोग तो वैज्ञानिक है नहीं, ठीक है, एक बात बता रहे हैं, हम लोग तो वैज्ञानिक है नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, उस पर सोचते हैं और उसका क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं, यानी उसको समझते हैं कि अगर ये यूज किया जाएगा इससे किसी भी मनुष्य के शरीर पे क्या ना नुकसान ना हो। इसमें भी वो किसका उपयोग करते हैं, तो वनों का उपयोग करते हैं। जैसे चिकित्सा के लिए वो वनों से क्या लाते हैं, कृषि में, अब कृषि को बढ़ावा देने के लिए वो करते हैं, ठीक है। जैव तकनीक और पर्यावरण विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है। आया समझ में? तो ये सब चीजें वैज्ञानिक महत्व के उदाहरण है। इसमें कोई दिक्कत आप लोग को? आप ध्यान समझिएगा, क्या बोल रहे हैं, क्या ढका रहता है? अब बस थोड़ा सा और समझना है, ठीक है, कि भारत में वन संसाधन, किसमें वन संसाधन? भारत में वन संसाधन। आप लोग से क्वेश्चन है, जो बता देगा मेरे तरफ से 2 BH का फ्लैट पटना में एक थार दिया जाएगा, ठीक है, और साथ में साथ आपको 2 लाख रुपए कैश दिया जाएगा। आप ध्यान समझिएगा कि भारत में वन संरक्षण, किसमें वन संरक्षण? जो इस क्वेश्चन का जवाब देगा बताइए, तो भारत में वन कितने परसेंट में पाए जाते हैं? भारत में वन कितने परसेंट में पाए जाते हैं? जो इस क्वेश्चन का जवाब देगा वो इनाम जीतेगा। तो आप लोग सोचिए, विचार कीजिए। ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं, ठीक है, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं, चाहे आप क्लास में दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मेरे तरफ से। इसका आंसर हम नेक्स्ट क्लास में आप लोग को देंगे। नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में वन संसाधन के बारे में समझते हैं। भारत जैव विविधता की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण देश है, अत्यंत महत्वपूर्ण देश। अब हमको नहीं पता है इसको, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, आप लोगों को नेक्स्ट टाइम बताना है, कोई दिक्कत नहीं। भारत, ध्यान से समझना इधर बात को, भारत में हिमालय, मरुस्थल, मैदानी क्षेत्र, पठार, समुद्री तट, द्वीप, वर्षा वन, शुष्क वन और मैंग्रोव जैसे अनेक प्राकृतिक क्षेत्र पाए जाते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ वन और वन जीव की विविधता बहुत ही अधिक होती है। अब ध्यान सुनिएगा कि जो हमारे भारत देश में है, वनों की स्थिति को देखते हुए, क्या हमारे भारत में हिमालय नहीं है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, आए समझ में, और क्या है, मैदानी क्षेत्र है, पठार भी है, समुद्री तट भी है, द्वीप भी है कि नहीं? द्वीप, अंडमान निकोबार एक प्रकार का क्या है? द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार एक प्रकार क्या है? द्वीप समूह है, ठीक है। मैंग्रोव जैसे वन पाए जाते हैं। आप लोग से एक और क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ा चुके हैं, जो बताएगा, अरे उस क्वेश्चन को बाद में देखिएगा, हम क्वेश्चन, मेरा वो दायित्व है आप लोग से क्वेश्चन पूछना, उसका आपका जवाब देना, ये आपका उत्तराधिकार है, ठीक है। आप ध्यान समझिएगा
इसलिए यहाँ वन और वन्यजीव की विविधता बहुत ही अधिक होती है। ठीक है, आप ध्यान से थोड़ा सा चीजों को समझना है। ठीक है, जैव विविधता है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। कहीं पे हिमालयी क्षेत्र है, कहीं पे पर्वतीय क्षेत्र है, कहीं पे मैदानी क्षेत्र है, कहीं पे वनों का क्षेत्र है, कहीं पे पठारों का क्षेत्र है कि नहीं। हम अनेकों प्रकार से चीजों को देख सकते हैं, पर इसमें कुछ चीजें ध्यान से समझना है कि करंट अपडेट बॉक्स करंट से जोड़ा गया है। ठीक है, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2023, भारत राज्य वन रिपोर्ट। भारत भी क्या करता है, एक वन रिपोर्ट तैयार करता है। ठीक है, भारत भी क्या करता है, एक वन रिपोर्ट तैयार किया है 2023 के अनुसार। भारत में कुल वन वृक्ष आवरण 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है, जो देश की भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17 है। इसमें वन आवरण 21% और वृक्ष आवरण 3.41%। आया समझ में कि नहीं। ये सब चीजें है, यानी हमारी जो भारत सरकार है, ठीक है, वो वन रिपोर्ट तैयार किया हाल फिलहाल का, ठीक है, 2023 में के अनुसार भारत में कुल वन आवरण यानी ढकना। ठीक है, आवरण मीन्स क्या होता है, ढकना। आया समझ में। अब देखिए वृक्ष आवरण है कितना, यानी वृक्ष वहां पे फैला हुआ है, यानी आवरण कहने का मतलब वृक्ष आवरण इतना किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, जिसमें भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.1 कितना है, भौगोलिक इतना 25.17%। ठीक, 17%। ध्यान समझिए, कभी भी डेसिमल के बाद हम अंकों को 17, 19, 25, 35, 40, 45, 87 नहीं पढ़ते हैं, इसलिए पॉइंट के बाद हम इस प्रकार पढ़े। आया समझ में कि नहीं। यानी जिसमें वृक्ष वन आवरण 21% समथिंग, वृक्ष आवरण इतना परसेंट है। आया समझ में कि नहीं, कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं। भारत में वनों का वितरण, भारत में किसका वितरण, एक क्वेश्चन और है मेरे तरफ से आप लोग के, इसको आप लोग लॉलीपॉप समझ के कैच कीजिएगा, आंसर जल्दी से दीजिएगा। ठीक है, आप लोग बताइए, जो हमारी गंगा नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर एक डेल्टा का निर्माण करती है, उस डेल्टा का क्या नाम है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, इस क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन से कुछ नहीं जानती हैं, घर पे पढ़िए पहले आप लोग। ठीक है, आप ध्यान से, भारत में वनों का वितरण, भारत में वनों का वितरण सामान्य नहीं है, सामान्य नहीं है। कहीं वन अधिक है, कहीं वन कम है। बात क्लासरूम में नहीं कीजिए तो अच्छा है, नहीं तो क्वेश्चन आपसे ही पूछा जाएगा और आपकी ही पिटाई की जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ना हम उसमें सेलिंग प्राइस देंगे, ना उसमें हम कॉस्ट प्राइस देखते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को नेक्स्ट टाइम बताया जाएगा, ध्यान से इसमें समझें। कुछ राज्यों में वन क्षेत्र बहुत अधिक है, जबकि कुछ राज्यों में बहुत ही कम है। आप लोग को फिर से एक बार भारत का मैप पढ़ा दे तो थोड़ा सा समझते हैं। भारत का मैप बनाते हैं फ्री में। अरे भारत का मैप मेरे जैसा कोई बना नहीं सकता है कि, अब थोड़ा सा इसको थोड़ा समझना है। आप लोगों को बताए थे कि ये जो उत्तरी क्षेत्र का क्षेत्र है, इस पे वन बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, वनों की मात्रा अधिक पाई जाती है। वनों की मात्रा क्या पाई जाती है, अधिक। भारत का बता रहे, भारत में वन। अब मानिए बिहार कहाँ है, इसके अंतर्गत है कि नहीं, यूपी इसके अंतर्गत है कि नहीं है, तो इसमें यानी वनों की मात्रा अधिक पाई जाती है। और इधर जाइएगा तो इधर वन नाम मात्रा के पाए, क्योंकि इधर पर्वत है, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो वन वहां पे कम पाए गए हैं। पर वहां पे अगर ध्यान से कि आप लोग एक क्वेश्चन पूछे थे हाल फिलहाल में कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है,
तो मासीनाम मेघालय इधर साइड में है कि नहीं है? आया समझ में? यानी वनों की मात्रा यहाँ पाई जाती है। तो ये चीजें समझना है। तो क्या सभी जगह की वनों की मात्रा एक समान होती है? तो नहीं जी नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अधिक वन वाले क्षेत्र, अब इसमें लिखा गया है अधिक वन वाले क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है? तो ध्यान समझिएगा, अधिक वन वाले क्षेत्र पूर्वोत्तर भारत। कौन सा भारत? पूर्वोत्तर भारत। तो ये इधर कौन सा क्षेत्र है? ईस्ट बोलते हैं। तो ये कौन सा भारत होगा? पूर्वोत्तर भारत। हिमालय क्षेत्र, यहाँ हिमालय है तो हिमालय क्षेत्र। पश्चिमी घाट इधर साइड में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह इधर है। वनों की मात्रा अधिक पाई जाती है। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। अब देखिए कम वन वाले क्षेत्र, पंजाब, पंजाब इधर है। हरियाणा, राजस्थान, आपको पता है ना, राजस्थान में वन नहीं पाए जाने के कारण वहां पे गर्मी भी ज्यादा लगती है और वो क्षेत्र कैसा हो जाता है? मरुस्थलीय हो जाता है, रेतीला क्षेत्र हो जाता है। आया समझ में कि नहीं? उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानी भागों में वन अपेक्षाकृत कम पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है, यहाँ बिहार में भी वन पाए जाते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है, पर ये क्षेत्र थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, बिहार उत्तर प्रदेश में वन पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ कृषि जनसंख्या शहरीकरण का दावा अधिक अब फिलहाल हो सकता है, क्योंकि अब जनसंख्या, क्योंकि हम लोग पता है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का आसान जनसंख्या में तीसरे नंबर स्थान पे है और यूपी का पहले नंबर स्थान पे और महाराष्ट्र का सेकंड नंबर स्थान पे है। इसलिए अब ये डाटा चेंज हो सकती हैं, पर ध्यान में रखना है। असमान वितरण के कारण वनों के वितरण जलवायु, वर्षा, तापमान, मिट्टी, ऊंचाई, जनसंख्या दबाव, कृषि विस्तार और औद्योगिक विकास पर निर्भर करता है। ठीक है, क्योंकि आप ध्यान समझिएगा, जहां वनों की कटाई हो रही, इसका मतलब आप समझिएगा वहां पे क्या क्या विकास हो रहा है? औद्योगिकरण किया जा रहा है। जहां पे वनों की कटाई किया जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? वहां पे औद्योगिकरण की प्रक्रिया चली है। यानी वो क्षेत्र, वो राज्य हो सकता है, वो जिला हो सकता है, चाहे वो गांव भी हो सकता है, वो क्या वहां पे औद्योगिकरण दिखाई देने, यानी वो विकास हो रहा है, यानी उस गांव का क्या हो रहा है? विकास हो रहा है, यानी वहां के पेड़ पौधे को क्या किया जा रहा है? काटा जा रहा है। कोई दिक्कत इसमें? तो आगे बढ़ते हैं। वृक्ष घनत्व के आधार पर वनों का वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण? डेंसिटी के आधार पर, यानी वृक्ष घनत्व के आधार पर वनों का वर्गीकरण। अब देखिए हम लोग किसके आधार पर पढ़ रहे हैं? कि घनत्व के आधार पर वनों का वर्गीकरण, क्योंकि अब ध्यान समझने की बात है कि वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों को 5 वर्गों में रखा जाता है। कितने वर्गों में रखा जाता है? 5। किसके आधार पर छोटू? छोटी घनत्व के आधार पर। किसके आधार पर? ठीक है, उस पर ध्यान नहीं दीजिए, इस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके माइंड में जाएगा, वो आप ऐसे पलटने रह जाएंगे। क्या? डेंसिटी। अब ध्यान समझिएगा कि जिस वन क्षेत्र में वृक्ष घनत्व 70% से अधिक हो, उसे अत्यंत सघन वन कहते हैं। अब सबसे पहला एक टाइप में हम पढ़ रहे हैं, अत्यंत सघन वन। कैसा वन? अत्यंत सघन वन। जिस वन क्षेत्र में वृक्ष घनत्व 70% से अधिक हो, उसे अत्यंत सघन वन कहते हैं। ये वन जैव विविधता की दृष्टि से बहुत ही क्या है? महत्वपूर्ण है। जैव विविधता की दृष्टि से क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन क्षेत्रों में पेड़ बहुत पास पास होते हैं और जंगल घना होता है। अब मान लीजिए कि इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या है? पेड़ जो है क्या है? पास पास है, यानी नजदीक नजदीक है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जैव विविधता देखने को मिलेगी, अधिक महत्वपूर्ण है। और साथ में साथ यहाँ पे पेड़ पौधे के आसपास होते हैं, जिससे जंगल क्या बने? जंगल घना होता है। होगा कि नहीं? जहां पेड़ पौधे अधिक होंगे वहां पे जंगल घना हो जाता है। ठीक है, आगे समझते नहीं हो, थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। अब ध्यान समझते हैं कि ये सघन, अत्यंत सघन वन में क्या समझना है। यानी इसमें ध्यान से सिंपल में समझना है कि इसमें पेड़ क्या होंगे? पास पास, ज्यादा मात्रा में होंगे, पर पास पास, ज्यादा मात्रा में होंगे इसका मतलब पास पास ही होंगे। आए समझ में कि नहीं? जिसमें जैव विविधता अत्यंत अच्छी दिखाई देखेगी, क्योंकि वहां के लोग अच्छे से रह पाएंगे, है कि नहीं? उनको आप देखते हैं कि किसी को पटना में है
अब मान लीजिए तबीयत खराब हो जाता है, किसी भी स्टूडेंट को पटना में जो पढ़ रहे हैं उनका तबीयत खराब होता है तो देखते हैं वो तुरंत गांव भागते हैं। जैसे ही गांव भागते हैं उनका गांव के नाम पे 70% खत्म बीमारी, गांव के नाम पे कितना परसेंट बीमारी खत्म, 70% बीमारी खत्म हो जाता है। जिसे घर पहुंचते हैं उसके अगले दिन उनका बीमारी खत्म हो जाता है। आज सुनिए, क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो हम लोग उस मात्रा में नहीं ले पाते हैं। आज समझ में, इस हाँ वहां की शुद्ध वायु होती है जिससे आपकी तबीयत बीमारी क्या आसानी से खत्म हो सकती है। आया समझ में कि नहीं? तो ये इसलिए उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर भारत में कई राज्य, अंडमान निकोबार के भाग, हिमालय क्षेत्र, उदाहरण के लिए कौन सा क्षेत्र आएंगे? तो हाँ पूर्वोत्तर भारत के कई राज्य जो अभी मैप के अरुणाचल प्रदेश इधर साइड में दिखाए थे वो, साथ में अंडमान निकोबार के भाग, हिमालय क्षेत्र, जितने भी हिमालय के क्षेत्र हैं, जिसे ये सब क्षेत्र पाए जाते हैं किसके अंतर्गत? अत्यंत सघन वन। अत्यंत सघन वन कहने का मतलब क्या हुआ आयाज पांडे? यानी होंगे, हाँ नहीं ये ध्यान में रखना बस, इसमें पास पास हो, पास पास होंगे यानी डेंसिटी ज्यादा होगी वहां की। आज समझ में कि नहीं? आप मान लेंगे जनसंख्या घनत्व, यानी जनसंख्या घनत्व देखा जाएगा तो लोगों की जनसंख्या पास पास क्या होगी? ज्यादा होगी। आज समझ में कि नहीं? ये सब चीजें कोई दिक्कत इसमें? तो हम लोग पहला चैप्टर, पहला घनत्व के आधार पर वनों का वर्गीकरण का पहला पॉइंट देख लिए, अत्यंत सघन वन। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, सघन वन। वो अत्यंत सघन वन था, ये क्या है? सघन वन, यानी अब उससे थोड़ा कम, उससे थोड़ा कम। जिस वन क्षेत्र में वृक्ष घनत्व 40% से 70% के बीच हो, जिस वन क्षेत्र में वृक्ष का घनत्व 40% से 70% के बीच हो उसे सघन वन कहते हैं। उसमें हम लोग क्या पढ़े थे? 70% पढ़े थे, इसमें 70% से कम है, इसमें 70% से अब क्या कम, 70% से कम, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? सघन वन। इनमें पेड़ों की संख्या अच्छी होती है, पेड़ों की संख्या अच्छी होगी पर पास पास नहीं होगी। इसकी किसकी तुलना में? अत्यंत सघन वन की तुलना में पेड़ों क्या होंगे? पास पास नहीं होंगे, थोड़ा क्या डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, ठीक है। यह अत्यंत सघन वन की तुलना में कम घने होते हैं। उदाहरण की हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र आदि के कुछ भाग में ये पेड़ देखने को मिलते हैं। कौन से वन? सघन वन। सघन वन में किसकी तुलना में बता रहा है? अत्यंत सघन वन की तुलना में ये थोड़ा कम पास पास होते हैं। आया समझ में नहीं? ये ध्यान में रखना है। ये कहां पाए जाते हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कोई दिक्कत? ये हम लोग इसका दूसरा पढ़ लिए। अब तीसरा पढ़ रहे हैं हम लोग, खुले वन। कैसे वन? खुले वन। अब खुले वन कहने का मतलब क्या हो गया? हाँ अब ध्यान समझिएगा, यानी बहुत दूर दूर, एक पेड़ यहाँ है तो एक पेड़ कितना किलोमीटर के बाद है वो खुले नहीं पता चल रहा है। ध्यान समझिएगा, अब ध्यान समझिएगा इधर। जिस वन क्षेत्र में वृक्ष का घनत्व 10% से 40% के बीच हो उसे खुले वन कहता है, ठीक है। यहाँ पेड़ों के बीच की दूरी अधिक होती है, यहाँ पेड़ों के बीच की दूरी अधिक होती है। क्या ये जंगल बन सकते हैं? तो नहीं। क्या ये जंगल बन सकते हैं? तो नहीं। अब मान लीजिए यहाँ है एक 200 मीटर पे वृक्ष है, एक उससे 300 मीटर पे वृक्ष है, एक उससे और दूर पे वृक्ष है, तो वो किस वन के अंतर्गत आएंगे? खुले वन के अंतर्गत, ठीक है। कई बार ये क्षेत्र मानव हस्तक्षेप, लकड़ी की कटाई और चराई के कारण खुले वन में बदल जाते हैं, ठीक है। अब ये होते क्या है कि मनुष्य उसका उपयोग करके, यानी वनों का क्या करता है? उपयोग करता है, जिसके कारण क्या होता है? यानी ये खुले वन और ज्यादा खुले हो जाते हैं, ठीक है। अगर पेड़ पौधे हैं पास पास तो मनुष्य अपने संसाधन की आपूर्ति के लिए क्या करता है? वनों की कटाई करता है, तो किसका रूप बना देता है? खुले वन का। आया समझ में कि नहीं? उदाहरण के लिए कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, असम के